कभी सोचा है कि सिर्फ एक चुटकी मसाले ने कैसे दुनिया का नक्शा बदल दिया? चलिए, आपको ले चलते हैं आज से लगभग 500 साल पीछे, 15वीं सदी के यूरोप में। सोचिए, खाने की मेज पर बस उबला हुआ बेस्वाद मांस रखा है। कोई मज़ा नहीं, कोई स्वाद नहीं। लेकिन इसी बेजान दुनिया में एक सपना पल रहा था। एक ऐसे जादुई, रहस्यमयी देश का सपना जहां के मसाले इस फीके खाने में भी जान डाल सकते थे। और वो देश था हमारा भारत। तो एक तरफ था यूरोप का वो फीका बोरिंग खाना और दूसरी तरफ भारत के मसालों की वो मनमोहक खुशबू जो किसी भी चीज को लाजवाब बना दे। बस यही एक चाहत थी जो एक ऐसी खतरनाक समुद्री यात्रा की वजह बनी जिसने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत से यूरोप तक मसालों का जो पूरा रास्ता था ना, वो अरब व्यापारियों के कंट्रोल में था। अब वो करते क्या थे? भारत से कौड़ियों के दाम पर मसाले खरीदते और यूरोप में जाके उसे सोने के भाव बेचते थे। मतलब मुनाफा ही मुनाफा। और यूरोप के राजा, खासकर पुर्तगाल और स्पेन के इस एक तरफा लूट से कह सकते हैं कि बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो जमीन का रास्ता तो बंद था। अब बचा क्या? सिर्फ एक ही ऑप्शन, समंदर। लेकिन उस जमाने में समंदर का नाम लेना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। ये एक ऐसी अनजान दुनिया थी जिसके पार क्या है, इसका किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। उस जमाने में लोग क्या मानते थे कि दुनिया चपटी है। नाविकों के मन में ये खौफ बैठा हुआ था कि अगर वो समंदर में बहुत दूर निकल गए तो कहीं दुनिया के किनारे से नीचे ना गिर जाएं, या फिर समंदर में रहने वाले बड़े बड़े दैत्य उन्हें अपना निवाला ना बना लें। और इसी डर के माहौल में साल 1488 में पुर्तगाल से बार्थोलोमू डियाज नाम का एक जहाजी निकला। हिम्मत तो देखिए, वो अफ्रीका के सबसे निचले सिरे तक पहुंच भी गया। लेकिन वहां समंदर ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया कि डियाज की हिम्मत जवाब दे गई। उसने उस जगह का नाम ही रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, मतलब तूफानों का घर, और हार मानकर वापस लौट आया। लेकिन पुर्तगाल के राजा के दिल में जो मसालों की आग थी ना, वो बुझी नहीं थी। डियाज के लौटने के ठीक 10 साल बाद उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसकी आंखों में समंदर का डर नहीं बल्कि उसे जीतने का फौलादी जुनून था। और उस आदमी का नाम था वास्को द गामा। तारीख थी 8 जुलाई 1497। जब गामा अपने जहाज़ों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ तो किनारे पर जो भीड़ खड़ी थी वो जश्न नहीं मना रही थी, वो रो रही थी। फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि हर किसी को पता था कि इन नाविकों को सीधे सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। और लोगों का ये डर सच साबित हुआ। अटलांटिक के तूफानों ने 10-10 मंजिला ऊंची लहरों से उन लकड़ी के जहाज़ों को ऐसे पटका जैसे वो कोई खिलौने हों। और ये तो कुछ भी नहीं था। फिर आई स्कर्वी, एक ऐसी खामोश कातिल जिसने जहाज पर हमला बोल दिया। नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, उनके दांत टूटकर गिरने लगे। देखते ही देखते वो जहाज एक तैरता हुआ मुर्दा घर बन गया। अब जाहिर है, जो बचे खुचे नाविक थे उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बगावत कर दी। वो गामा से भीख मांगने लगे कि हमें घर वापस ले चलो। लेकिन गामा, वो किसी और मिट्टी का बना था। उसने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे उपकरण तोड़े और समंदर में फेंक दिए। और फिर वो गरजा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समुंदर ही हमारी कब्र बनेगा। और गामा ने कर दिखाया। उसने उसी तूफानी रास्ते को पार कर लिया जहां डियाज ने हार मान ली थी। तभी तो केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद का रास्ता रख दिया गया। अब मौत का दरवाजा टूट चुका था। वो हिंद महासागर में थे, भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। और फिर वो दिन आया, 20 मई 1498 की सुबह। महीनों की मशक्कत के बाद हवा में अचानक एक ऐसी खुशबू फैली जिसने उन थके हारे पुर्तगालियों में जान डाल दी। ये चंदन, इलायची और काली मिर्च की मिलीजुली महक थी, भारत की महक। सामने नारियल के पेड़ों की लंबी कतार थी और उसके ठीक पीछे खड़ा था एक विशाल जगमगाता शहर, कालीकट। देखिए, गामा और उसके लोग तो ये सोचकर आए थे कि वो किसी पिछड़ी जंगली सी जगह जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब था। दुनिया भर के व्यापारी रेशम, जवाहरात और जिन मसालों के लिए वो मरते मरते यहां पहुंचे थे, वो मसाले यहां बोरियों में ऐसे भरे पड़े थे जैसे कोई मिट्टी हो। और ये कल्चर शॉक तब और भी मजेदार हो गया जब गामा की मुलाकात कैलिकट के राजा जमोरिन से हुई। जरा सोचिए, एक तरफ जमोरिन सोने और हीरो से जड़े सिंहासन पर बैठे हैं,
और दूसरी तरफ गामा उन्हें तोहफे में क्या देता है? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के 2-4 बर्तन और शहद के जार। ये देखकर ज़मोरिन के दरबारी अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। लेकिन इससे बावजूद राजा ज़मोरिन ने हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का मान रखा। उन्होंने गामा का सम्मान किया और उसे व्यापार करने की इजाजत भी दे दी। पर यह एक ऐसी मेहमान नवाजी साबित हुई जिसके नतीजे बहुत ही भयानक निकलने वाले थे। तो गामा ने अपने जहाज़ों में जी भर के मसाले भरे और जब वो पुर्तगाल वापस पहुंचा तो समझ लीजिए एक भूचाल आ गया। क्यों? क्योंकि यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी मसालों की सिर्फ एक खेप पर उसे 6000% का मुनाफा हुआ था। 6000%। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और ये खबर ये पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुर्तगाल, डच, फ्रांस और फिर ब्रिटेन, हर ताकतवर देश ने अपने जहाज भारत की तरफ दौड़ा दिए। अब भारत का जो शांत समुद्री तट था वो व्यापार का केंद्र नहीं रहा, वो बारूद की गंध और तोपों की गूंज का मैदान बन गया। तो असल में वास्को दी गामा ने जो समुद्री रास्ता खोला था वो कोई व्यापार का रास्ता नहीं था, वो तो आफत का एक पिटारा था जो खुल गया था। ये कोई खोज नहीं थी, ये यूरोप के लालच और साम्राज्यवाद के लिए एक खुला न्योता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत को खोजा गया था या फिर दुनिया के सबसे अमीर और सभ्य देशों में से एक का दरवाजा जबरदस्ती तोड़कर खोला गया था? बस इसी एक यात्रा ने लूट के उस लंबे दौर की शुरुआत कर दी जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश की कमर तोड़ दी। सदियों तक भारत की दौलत जहाज़ों में लद-लद कर यूरोप की तिजोरियां भरती रहीं। लेकिन सदियों की गुलामी के बाद भी भारत की आत्मा को कोई नहीं कुचल सका। वास्को द गामा की ये यात्रा दुनिया को एक बहुत जरूरी सबक सिखा गई कि सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।